चलो अभी हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, कंकाली समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो हमारा एक टॉपिक था वो छूट गया था बीच में, ये आप कैसे जानेंगे किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है, आपको कैसे पता चलेगा। आयरन मिल गया ऑक्सीजन से, कार्बन मिल गया ऑक्सीजन से, ठीक है, कैल्शियम मिल गया ऑक्सीजन से, आप कैसे जानेंगे कि अभिक्रिया हुई है, नया पदार्थ बना है। इसके लिए हम तीन चार चीजें देखते हैं। पहले कि जो अभिकारक है, अभिकारक में दो पदार्थ थे या एक पदार्थ थे, उनका तापमान क्या था उन पदार्थ का। ठीक है, अभिक्रिया होने के बाद क्या हुआ, उनके तापमान में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ। तो उसमें क्या होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, उनके अभिक्रिया होने के बाद तापमान में परिवर्तन होता है। दूसरा, कोई न कोई गैसों का उत्सर्जन होता है, कोई न कोई गैस उसमें से निकलती है, गैसों का उत्सर्जन होता है, चाहे हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो, ये सब कोई भी न कोई गैस है, उसमें से कोई न कोई गंध निकलती है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, उनके पदार्थ की मात्रा में भी क्या, पदार्थ की मात्रा में तो ऐसे कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उनके स्वाद में परिवर्तन होता है, और स्वाद में परिवर्तन होता है। जैसे कि अगर हमने अभिकारक में दो पदार्थ लिए, एक अम्लीय है एक क्षारीय है दूसरा, ठीक, दोनों अभिक्रिया करें तो जो उत्पाद बना जाकर के जो प्रोडक्ट बना वो कैसा हो गया, पता लगा लवणीय हो गया। ठीक है, अगर वो लवणीय हो गया तो उसका स्वाद कुछ और था, कुछ और स्वाद निकला ना, उदासीन हो गया, तो क्या होता है, स्वाद में परिवर्तन होता है। ठीक है, और एक और उसमें होता है कि जैसे तापमान में परिवर्तन, गैसों में परिवर्तन, स्वाद में परिवर्तन हुआ, और उसकी पदार्थ की एक और देखो, ये पदार्थ की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहली चीज क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है, अगर जितना आप अभिकारक लेंगे उतना ही आपको उत्पाद मिलता है। ठीक है, और इनकी अवस्था में परिवर्तन होता है, किसमें, अवस्था में परिवर्तन। अवस्थाएं तीन होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। हमने दो अभिकारक लिए हैं, एक द्रव है एक ठोस है, एक द्रव है और एक ठोस है, तो जो उत्पाद बना जाकर के पता लगा वो भी ठोस बन गया। ठीक, या जो हमने लिया दोनों ठोस है और जाके जो उत्पाद बना वो गैस हुआ, तो उसकी अवस्था में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये चार, तापमान में परिवर्तन, गैसों में उत्सर्जन, स्वाद में, गंध में भी होता है। ठीक है, तो वही गंध स्वाद हो गया, अवस्था में परिवर्तन। तो ये सारी प्रक्रियाएं अगर अभिक्रिया में हो रही तो हम जान पाते हैं देख करके केवल कि क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमने छोड़ा था कि समीकरण दो, रासायनिक समीकरण दो होते हैं, कंकाली समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। उस पर अगर आपको लिखना हो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, बाद में अपने नोट्स में इसको शामिल कर लेते हैं। कभी कभी पूछ लेता है, ये बहुत कम पूछा, अभी तक तो नहीं पूछा किसी भी एग्जाम में, जब से एनसीईआरटी चली है, उसके पहले हुआ हो तो मैं नहीं बता सकता। तो कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, वे समीकरण जिनमें क्या हो, जिनमें ये तीर होता है, इसकी इधर क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं और इधर उत्पाद होते हैं। तो वे समीकरण जिनमें क्या होता है, अभिकारकों और उत्पादों के तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। ठीक है, समान नहीं होती है। वे समीकरण जिनमें अभिकारकों और उत्पाद में जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, वो समीकरण क्या कहलाता है, कंकाली समीकरण कहलाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक एग्जांपल, ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये मिलकर के दोनों बनाते हैं एमोनिया, NH3 बनाते हैं। आप देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं, यहाँ नाइट्रोजन का उत्पाद में एक परमाणु है, हाइड्रोजन के दो हैं, हाइड्रोजन के तीन हैं। तो क्या है, तीर के बाईं तरफ और दाईं तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए इस समीकरण को हम क्या बोल देते हैं, कंकाली समीकरण। अगर अब देखिए, यही अगर परमाणु की संख्या तीर के बाईं तरफ और तीर के दाईं तरफ बराबर होती तो इसको हम बोलते संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। मैं संतुलित रासायनिक समीकरण आप लोग को बता रहा हूँ, वो संतुलित क्या होता है वो पूछा जाता है, 100% क्वेश्चन उससे आते हैं बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो देखो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, वे समीकरण
जिनमें अभिकारकों और उत्पादों के तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं? उससे संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण की ये धारणा कहाँ से आई? ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आई। कहाँ से? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि जिस प्रकार किसी भी अभिक्रिया में जो है द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, केवल वो क्या होता है? स्थानांतरित होता है या बदल जाता है, उसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो उसी पे आधारित है कि मान लीजिए इधर कोई तीर के बाईं तरफ अभिकारक है और तीर के दाईं तरफ क्या है? तीर के दाईं तरफ उत्पाद है। ठीक है, अगर अभिकारक में कुछ न कुछ तत्व होंगे, अभिकारक में क्या होंगे? कुछ न कुछ तत्व होंगे, उत्पाद में कुछ न कुछ तत्व यौगिक होंगे। दोनों तरफ काउंट करेंगे, गिनेंगे, अगर परमाणुओं की संख्या बराबर आती है तो वो क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर नहीं आती है तो हमको संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे अब हम आपको इसकी परिभाषा क्या आप लिख सकते हैं? वे रासायनिक समीकरण जिनमें जिनके अभिकारकों और उत्पाद के तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। परमाणु की संख्या बराबर होती है। वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों और उत्पाद के तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर होती है, उन्हें संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो, जैसे मैं आपको बता दूं, एक H2 हो गया, एक Cl2 हो गया और इधर क्या HCl है ना। ये हाइड्रोजन के दो परमाणु, क्लोरीन को दो परमाणु, इधर एक को हाइड्रोजन, इधर एक क्लोरीन, बराबर नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? यहीं पे दो लगा देते हैं। अब देखिए आप, दो हाइड्रोजन भी हो गए, दो क्लोरीन भी हो गए, और तीर की इधर भी दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन, तो क्या हुआ? दोनों तरफ बराबर हो गई परमाणुओं की संख्या ना, हाइड्रोजन और एक क्लोरीन के। तो ये कौन सा समीकरण हुआ? संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। ठीक है, अब हमको सीखना है संतुलित कैसे करते हैं। मान लो कोई समीकरण आता है बोर्ड में, पेपर में संतुलित नहीं है, लिख के दे देता है आप इसको संतुलित करिए, तब आप उसको संतुलित किस प्रकार करेंगे मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो जरा मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, नोट्स में इसको लिख लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। मैं आपको लगभग सारे चैप्टर पूरे साइंस के कवर करूंगा, मैथ के भी कवर करूंगा और इंग्लिश के भी। मैं ग्रामर और जो बुक्स की कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो सब मैं आपके डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब हम आपको बताएंगे समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। समीकरण को संतुलित करना। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं, अगर आपने ध्यान में रखा, केवल आपका 2 सेकंड में 10 सेकंड में आप सीधे सीधे लिख देंगे ये आप जो है समीकरण को संतुलित कर पाएंगे। ठीक है, केवल एक चीज आप याद रखेंगे बस, और कोई भी रूल हो, कोई भी नियम, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब भूल जाइए। ठीक है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, एक दिक्कत, एक चीज आप रखिए, जिस भी यौगिक के तत्व में सबसे ज्यादा परमाणु हो, सबसे पहले आप उसी को बराबर करेंगे, उसी को संतुलित करेंगे। ठीक है, यदि जो है क्या है, यदि किसी यही एक रूल, यही पहला रूल है और यही अंतिम रूल है मेरा। ठीक है, संतुलित करने का, यदि किसी यौगिक के तत्वों में सबसे ज्यादा परमाणु है तो उसे सबसे पहले संतुलित करते हैं। अगर आपने ये नियम नहीं लिया, अगर आपने ये नियम हटाया तो आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा। और आपने यही याद रखा कि किसी यौगिक के तत्वों में सबसे ज्यादा परमाणु है तो उसे सबसे पहले संतुलित करना है। अगर आपके दिमाग में ये चीज रहा
तो कितना भी आपको हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में दे दे संतुलित करने के लिए आप आसानी से कर लेंगे। अगर आपने सबसे ज्यादा परमाणु की जगह कम वाला लिया तो आपका क्वेश्चन गलत ही होना है, सही नहीं कर सकता कोई, ठीक है। तो जैसे मैं आपको कोई कई एग्जांपल दे रहा हूं कि पानी थोड़ा दे दो। अब देखिए इस प्रकार जो है इसमें हमने लिखा हुआ है कई सारे समीकरण है, ठीक है, कई सारे समीकरण दिए गए हैं, इनको आप संतुलित करेंगे। सभी समीकरण मान लीजिए असंतुलित हैं, जैसे तीर का निशान है, आप देख लो, ये कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीर के निशान है, इसके बाईं तरफ है और ये दाईं तरफ है, ठीक। तो इसमें आपको किस में दिख रहे हैं, किस तत्व में सबसे ज्यादा परमाणु है? कैल्शियम यहाँ एक है, इधर भी कैल्शियम है, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और 2 ये 4 ऑक्सीजन इस साइड में है और 3 1 4 ऑक्सीजन इस साइड में है। तो ऑक्सीजन बराबर है सबसे ज्यादा परमाणु, लेकिन ऑक्सीजन बराबर है। उसके बाद है हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो क्या है हाइड्रोजन भी 2 बराबर है, ठीक। और क्या है फिर कार्बन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कार्बन क्या है 1 ही है, ठीक है। तो कार्बन में क्या है बराबर है, ऑक्सीजन 2 2 4, यहाँ पे 3 1 4 है, कैल्शियम 1 कार्बन 1 और कार्बन 1। देखिए ये क्या है, ये समीकरण पहले से ही संतुलित है, ये समीकरण पहले से संतुलित है, इसको आपको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, ये समीकरण को आवश्यकता है। जो समीकरण पहले संतुलित है उसको जरूरत है। इसमें देखेंगे तीर का निशान है, ये बाईं तरफ और ये दाईं तरफ, जिंक 1 है, जिंक इस साइड में भी 1 है, सिल्वर इधर 1 है और सिल्वर इधर भी 1 है, ठीक। तो NO3 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे NO3 2 है, नाइट्रेट 2 है, यहाँ पे 1 है। हम क्या करते हैं सबसे ज्यादा कौन से, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ है और 3 ऑक्सीजन यहाँ है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर 3, सबसे ज्यादा परमाणु इसमें किसमें दिख रहे हैं, ऑक्सीजन में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। यहाँ पे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, तो 2 3 6 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ भी 6 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 2 था, नाइट्रोजन भी 2 हो गया उसके साथ, लेकिन जो Ag सिल्वर यहाँ पे 1 था अब 2 हो गया और यहाँ पे 1 सिल्वर है, तो यहाँ पे भी 2 लगा के सिल्वर 2 कर देंगे। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। एक सावधानी ये बरतते हैं, कभी भी हम संतुलित कर रहे हैं तो बगल में नहीं लिखते कि यहाँ 2 लिख दे, यहाँ 3 लिख दे, यहाँ नहीं, ऑलरेडी हम सामने लिखते हैं जो भी हमको लिखना होता है, ठीक है, बगल नहीं लिखते। ये समीकरण क्या था, पहले से संतुलित था ये वाला और इसको हमने संतुलित किया। ऑक्सीजन सबसे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीजन के पास सबसे ज्यादा परमाणु है 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 था केवल, ठीक है। तो हमने 2 लिख दिया यहाँ, तो 2 3 6 गुणा हो जाता है, तो 6 हो गया ऑक्सीजन के पास। नाइट्रोजन के पास भी 2 हो गए, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, यहाँ था यहाँ पर, ठीक है, बराबर नहीं था। और चांदी भी क्या था 2 और यहाँ भी 2 सिल्वर, ठीक है, चांदी 2। इसमें देखिए यहाँ 1 एल्युमिनियम, यहाँ 1 क्लोरीन, क्या है यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 3 कैल्शियम है। तो क्या है क्लोरीन इधर क्या है 2, इधर 3 और क्लोरीन ही बराबर भी नहीं है, बाकी और सारे बराबर भी हैं। सबसे ज्यादा परमाणु भी इसी के पास है क्लोरीन के, ठीक। तो अब हम क्या करें कि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम जानते हैं 2 3 6, यहाँ क्या करें 2 से गुणा कर दें, 2 3 6 हो गया, यहाँ पे 3 से कर दें तो हमें क्या हो गया 3 दूनी 6 क्लोरीन, यहाँ 3 दूनी 6 क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन बराबर हो गया। लेकिन कैल्शियम को देखो, यहाँ पे 1 कैल्शियम था, अब ये 3 हो गया है और यहाँ पे 1 कैल्शियम है, तो क्या करेंगे यहाँ पे भी 3 कर देंगे, कैल्शियम बराबर हो गया 3। यहाँ पे एल्युमिनियम देख लो, एल्युमिनियम क्या हो गया 2 हो गया, 1 था, अब यहाँ पे 1 ही एल्युमिनियम है और यहाँ पे 2 हो गया है, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, एल्युमिनियम भी बराबर हो गया, ठीक है। तो हमें एक तत्व का करने के बाद और भी सारे तत्वों को एक बार देखना होता, कहीं वो तो गड़बड़ नहीं होगी उनकी सीरीज, नहीं तो क्वेश्चन क्या गलत हो जाएगा आपका। इसमें देखेंगे बेरियम 1 है, बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पर 1। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है पोटेशियम 2, यहाँ पे पोटेशियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन। देखो जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु है वो तो बराबर है, उससे कम वाले परमाणु देखेंगे, ठीक है।
कौन है उससे कम वाला? क्लोरीन। क्लोरीन के पास यहाँ 2 और यहाँ पर 1 है, ठीक। तो यहाँ पे भी 2 लगा दिए। कैल्शियम पोटेशियम भी यहाँ पे क्या था? 2 था। अब पोटेशियम भी 2 हो गया। कैल्शियम 2 था, यहाँ पे एक कैल्शियम था, क्लोरीन 1 था, क्लोरीन भी 1, यहाँ पे क्लोरीन 2, पोटेशियम 2 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ? संतुलित हो गया। इस तरीके से हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, इसे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो इसको क्या करेंगे? HCl है, इधर 2 लगा दिए, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, ये भी संतुलित हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करते हैं? समीकरण को संतुलित करते हैं। और डिटेल्स में जाना है तो मैं और वीडियो बना दूंगा, जैसे आप लोग की राय होगी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं दूसरी वीडियो इसको बना दूंगा जिसके समझ में नहीं आया होगा, तो थोड़ा बड़ा होगी और डिटेल्स में इसको समझा दूंगा, ठीक है। अभी तो मैं केवल टॉपिक कवर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये समीकरण संतुलित है, ये 100% श्योर आता है, ठीक है। 100% बोर्ड के पेपर में आना है इसे, चाहे जिस तरीके से आए, चाहे डायरेक्ट आपको इस समीकरण दे दे रासायनिक समीकरण, चाहे कोई शब्द समीकरण दे दे, कह दे इसको पहले रासायनिक समीकरण में लिखो, उसके बाद संतुलित करो, ठीक है। तो कई तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो मैं आगे इसको डिस्कस कर लूंगा जब मैं सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन वगैरह। तो अब मैं जो है ये आपको बताता हूँ इसमें आगे की टॉपिक क्या है, ठीक है। देखिए, ये तो पार्ट रहा क्या? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और यहां से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। क्या? कितने? 4 नंबर क्वेश्चन, कम से कम आपको 4 नंबर क्वेश्चन इन अभिक्रियाओं के प्रकार से मिल जाएंगे, इनसे संबंधित आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमको बहुत ध्यान में दे के पढ़ना है। आपकी जो बुक में दिया है 4 प्रकार की अभिक्रिया दी गया है। रासायनिक अभिक्रिया प्रकार कितना दिया? 4 प्रकार का। तो पहला जो प्रकार इसने लिखा है संयोजन अभिक्रिया लिखा है। क्या लिखा है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा जो दिया है प्रकार इसका वियोजन अभिक्रिया। दूसरा दिया गया है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा प्रकार दिया है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। संयोजन को एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक। अब देखो, संयोजन अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? 2 अभिकारक मिलते हैं और मिलने के बाद क्या बनाते हैं? तो इसमें इसके साथ अभिक्रिया जो होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ठीक है भैया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया क्या? संयोजित हो रही है, नाम से संयोजित हो रही है, जुड़ रही हैं। जब 2 अभिक्रियाएं, 2 अभिकारक, जब 2 अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, 2 पदार्थ मिलकर के आपस में एक पदार्थ बनाते हैं, तो जुड़ रहे हैं, तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद वियोजन अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी इसके साथ होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी होती है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। देखो, संयोजन अभिक्रिया क्या है? ये वियोजन अभिक्रिया की एकदम उल्टी है, ठीक है। एकदम क्या है? अपोजिट अभिक्रिया है। संयोजन में 2 जुड़ते हैं अभिकारक, और वियोजन में क्या होता है? एक अभिकारक टूटता है, 2 अभिकारक जुड़। संयोजन में क्या है? 2 अभिकारक जो है जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं, और वियोजन में इसका उल्टा, एकल उत्पाद टूट करके एकल अभिकारक जो है 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, ठीक है। तो ये वियोजन अभिक्रिया होगी। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे कोई आपका एक यौगिक है और एक कोई तत्व है, तो ये ज्यादा क्रियाशील है, ये तब इसने क्या किया? एक को विस्थापित कर दिया, खुद आके जुड़ गया, और एक को हटा दिया, तो विस्थापित कर रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। इसी तरह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें क्या है? कोई 2 यौगिक हैं, एक AB है, एक जो है CD है, तो इनके बीच में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। ये C इसको दे देता है और ये A इसको दे देता है,
तो ये क्या बना देता है, Cb बना देता है और ये Ad बना देता है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये अभिक्रिया जब हो जाती है तो यहाँ पे जो निर्माण हो रहा है, एक लवण का निर्माण होता है और एक क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है इधर। तो इसे अवक्षेप, तो यहीं से अवक्षेपण अभिक्रिया भी आती है। इसे अवक्षेपण, जो अवक्षेप का निर्माण हो रहा है इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ये अवक्षेपण अभिक्रिया हो गई। इसमें दो चीज बचा, एक संक्षारण एक टॉपिक और बचा है जिसमें आपको, जिसको बोलते हैं जंग लगना, लोहे में जंग लग जाए, और एक टॉपिक और बचा है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, ठीक। ये क्या होती है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरे जाते हैं तेल और वसायुक्त पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए, विकृत गंधिता होती है। ये दोनों टॉपिक और ये अभिक्रियाएं हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। पार्ट 2 रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, इसके पार्ट 2 मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 2 उसके बारे में मैं इनकी सारी डेफिनेशन, इनके सारे एग्जाम्पल और ये अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, इनको संयोजन ही अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, ठीक है। इन सब से जो रिलेटेड चीजें हैं मैं और अगले बारे में पढ़ूंगा। ये सारे जो है बोर्ड के पेपर में पूछे जा चुके हैं अभिक्रियाएं, ये सारी की सारी पूछी जा चुकी हैं। कैसे हम संक्षारण से बचाएंगे, भोजन को कैसे बचाते हैं, तो ये सब मैं अगले वीडियो में आपसे जो है पार्ट 2 पढ़ूंगा। तो हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं इसी पार्ट को लेकर। इसके पहले की जो सारी चीजें, ये चीजें आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, बना लीजिए। मैं आपको एक एक चैप्टर जो है एक एक हेडिंग लिखवाता चलूंगा, आपको बताता चलूंगा। और कोई क्वेश्चन हो कोई, तो मैंने आपको नंबर दिया था अपना, आप उस पर फोन करके कॉल करके आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम आ रही, कोई चीज समझ नहीं आता, मैं आपको डिटेल समझा दूंगा, नहीं तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।